हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपका मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज होनी है। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बजट सत्र में सरकार को घेरने पर होगी चर्चा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज चंडीगढ़ में। आपको बता दें, विधानसभा में बजट सत्र को लेकर कांग्रेस के विधायक चर्चा करेंगे और रणनीति बनाई जाएगी कि किन मुद्दों पर किस तरीके से सरकार को घेरना है बजट सत्र के दौरान। पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आज जो बैठक कांग्रेस विधायक दल की होने वाली है, उसे लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये 12:30 बजे जो बैठक बुलाई गई है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके आवास पर यह बैठक होगी। और आप जानती हैं कि 5 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट आना प्रस्तावित है। तो इस बजट सत्र में सरकार को कैसा घेरा जाए, किन जनहित मुद्दों को उठाया जाए, इस पर जो है मंथन होगा। हालांकि जो विधायक हैं बड़ी संख्या में पहले से ही अपने सवाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव जो हैं विधानसभा सचिवालय को भेज रहे हैं। लेकिन एक सामूहिक नीति जो होती है वह भी रहती है रणनीति, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय काफी मामले जो हैं चल रहे हैं, जिनमें एक कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन प्रमुख है। इसके साथ साथ 2 बड़े मामले जिन पर विपक्ष काफी हो हल्ला कर रहा है। एक तो ये रजिस्ट्री घोटाला है और दूसरा बड़ा है शराब घोटाला। लॉकडाउन के दौरान जैसे हुआ वो सबको पता है। तो इन सब मुद्दों को किस तरह से सामूहिक रूप से उठाना है, इसके अलावा कल, क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उन्होंने ये कहा भी था कि ये जैसे ही SIT की रिपोर्ट आएगी सरकार हिल जाएगी। तो SIT की रिपोर्ट पर किस तरह से सदन में कांग्रेस को ये उठाना है, ये विधायकों से बात होगी। और इसके साथ साथ हुड्डा ने ये भी कहा था कि कानून व्यवस्था की बात हो, बिजली की बात हो और जो अपराध की बात हो, किस तरह की भी जो बात है, इसमें एक रणनीति आज जो है विधायक दल की बैठक में कांग्रेस तैयार करेगी। और सबसे बड़ा मामला ये भी जानते हैं आपकी, अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस को लाना है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 18 जो विधायक हैं उनके हस्ताक्षर की जरूरत होती है। कहीं कहीं दफा आपको देखने में आया है कि जिस तरह से जब लाइन ऑफ एक्शन पता नहीं होता तो विधायकों को जो एक किस दिशा में जाना है, ये अक्सर कई दफा सदन में देखने में आता है कि इस बात का अभाव रहता है। इस बात की पूरी रणनीति जो तैयार की जानी है, विधायकों को बताया जाना है, उनसे पूछा जाना है कि उनके क्या क्या इश्यूज हैं। क्योंकि सत्र के दौरान न केवल राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय जो मुद्दे होते हैं वो उठाए जाते हैं, बल्कि इस तरह के मुद्दे भी होते हैं कि स्थानीय मुद्दे जो उनकी डिमांड्स है इलाके की, वो भी उठाई जानी है। तो इन सब को लेकर आज ये बैठक जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके नेतृत्व में चंडीगढ़ में होगी। उसके बाद में मीडिया ब्रीफिंग भी होगी कि क्या बैठक में तय किया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राकेश जी। तो जाहिर तौर पर आज कांग्रेस के विधायक आपस में मिलकर तय करेंगे कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए आने वाले बजट सत्र में। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। किसान आंदोलन के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 90 दिनों से आंदोलन पर है किसान संगठन। दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। आज पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे किसान। वहीं 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस मनाएंगे किसान। फिर 26 फरवरी को मनाया जाएगा युवा किसान दिवस। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। MSP पर नया कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र और किसानों में अब तक की बातचीत बेनतीजा रही। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, आज पगड़ी संभाल दिवस किसान मना रहे हैं और अलग अलग तरीकों से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज को लेकर क्या तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए, सुबह सुबह का वक्त है और जो किसान आंदोलन है जो तूल पकड़ता है, जो सिंघू बॉर्डर से जो बिंदु पॉइंट है और वहीं से लीड बनती है 10 किलोमीटर का जो दायरा है किसानों का, जो रुकने का, ठहरने का जो जगह बना रखी है, और उसके जो सिंघू बॉर्डर है जहां पर किसान धरने पर बैठते हैं और सारे दिन उस पर चर्चाएं चलती हैं। और जो बात करें तो आज का जो दिन है वो पगड़ी संभाल का जो
दिन रखा गया है। लगातार हरियाणा की बात करें तो जो बैठकों का दौर जारी है और महापंचायतों का दौर जारी है, तो ऐसे में लगातार जैसे राकेश टिकैत ने कहा था कि अब की बार जो हम सरकार को फसल नहीं देंगे चाहे आग लगानी पड़े, उसको लेकर पहले से ही एक रणनीति बन चुकी है। आज बात करें तो किसान अपनी जो फसल है, जो समय नजदीक है काटने का, लेकिन उससे पहले ही अपने खेतों में जोतना शुरू कर दिया है, उसको काटना शुरू कर दिया है, ट्रैक्टर से उसी खेत में उसको बहाना शुरू कर दिया है, कच्ची फसल को ही बहाना शुरू कर दिया है। तो हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है उन किसानों से जरूर, ताकि आप इस तरह की फसल पर कदम ना उठाएं, क्योंकि हर व्यक्ति को जो अनाज की जरूरत है, पक्षी जीव जंतुओं को सबको जरूरत है, क्योंकि जो धरती पुत्र है, दाता है, वो पहले से ही काफी बड़ा एक लोगों के लिए सहायता के लिए भी आगे आता है। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंगर चला हुआ है, प्रसाद की जो सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर आप फसल को खेत में बांटते हैं तो काफी बड़ा नुकसान होता है। तो आम नागरिक, आम पशु, हर व्यक्ति को जो अनाज की जरूरत है, इस तरह का कदम ना उठाएं, क्योंकि लगातार हमने काफी जगह देख चुके हैं और आज भी ऐसा कुछ हो सकता है जो कि किसानों ने गुप्त तरीके से बताया है कि आज फसल को तहस नहस कर सकते हैं। तो ऐसे में लगातार उन किसानों से जरूर अपील है कि आप ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि आवेश में कोई भी चीज ऐसी कदम नहीं उठानी चाहिए जिससे कि आम नागरिक को परेशानी हो, क्योंकि आम नागरिक, क्योंकि मध्यम परिवार जो बीच का व्यक्ति है वो पिस जाएगा, क्योंकि लगातार जी बिल्कुल, अगर फसलें खराब करेंगे किसान तो जाहिर तौर पर इसका पूरा असर देश के हर जन पर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है। उत्तर प्रदेश के किसान संगठन करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आंदोलन की आगामी रणनीति की दे सकते हैं जानकारी। तो किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है। उत्तर प्रदेश के किसान संगठन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे सहयोगी राजा पटेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, क्या जानकारी, उत्तर प्रदेश के किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो क्या अब आंदोलन अलग अलग स्टेट्स में बढ़ चुका है, अलग अलग स्टेट्स के किसान नेताओं में बढ़ चुका है? क्योंकि पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर हुआ करती थी। वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से बात करें, अलग अलग राज्यों के जो किसान नेता हैं वो आज दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साफ तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान नेता हैं वो कहीं ना कहीं इसमें भाग लेंगे। साफ तौर पर आगे की रणनीतियों को लेकर यहाँ पर चर्चा जरूर करेंगे। साफ तौर पर मीडिया इसके सामने मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे। और जिस तरीके से काफी लंबे समय से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, पर किसान जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आक्रोश है और साफ तौर पर सरकार को लगातार चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी लाजपत ने बताया कि आज पगड़ी संभाल तमाम जो हरियाणा की बात करें, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, जहां जहां धरना प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसी कड़ी में आज प्रेस ब्रीफिंग भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली में की जा रही है। साफ तौर पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा है, क्योंकि तमाम जो विरोधी हैं वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आते हैं कि हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहीं पर कहीं ना कहीं इन्हीं तीनों राज्यों में आंदोलन चल रहा है। ऐसे में अब पूरी प्लानिंग जो है, चाहे राकेश टिकैत की बात करें, गुरनाम सिंह चन्नूनी की बात करें, कि साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में भी इस धरना प्रदर्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजा तमाम जानकारी के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश के किसान संगठन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। सिरसा से आपको बता दें, आज सिरसा में किसानों की पंचायत होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे शुरू होगी किसान पंचायत। पंचायत में कई बड़े किसान नेता होंगे शामिल। इन दिनों हरियाणा में पंचायतों का दौर लगातार जारी है। किसान नेताओं की पंचायत लगातार हो रही हैं और आज सिरसा में किसान नेता पहुंचेंगे। तमाम किसानों को, लोगों को संबोधित किया जाएगा जो इस पंचायत का हिस्सा होंगे। सुबह 11 बजे शुरू होगी किसान पंचायत। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अगर बात करें आज सिरसा में होने वाली इस महापंचायत की क्या तैयारियां नजर आ रही हैं और कौन कौन से वो तमाम नेता हैं, किसान नेता, जो इस पंचायत में पहुंचेंगे? जी नंदिनी, अगर आज किसान पंचायत की बात करें तो सिरसा के दशहरा मैदान में जो है यह पंचायत आयोजित होने वाली है और इसमें
जो बलवंत सिंह राजेवाल हैं और दूसरे रुलदू सिंह मानसा हैं सहित तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। और आज विशेष रूप से अगर बात करें तो शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की जयंती है, तो उस दिन को विशेष रूप से मनाते हुए आज यह किसान महापंचायत किसान सम्मेलन जो है वो आयोजित हो रहा है। और इसमें तमाम जो तीनों कृषि कानून है उनको लेकर लगातार जो विरोध चल रहा है उसी को लेकर आवाज मुखर की जाएगी, बुलंद की जाएगी और तमाम जो नेता हैं वो अपने विचार भी रखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पहले 22 फरवरी को यहाँ टिकैत आने वाले थे और यहाँ किसान महापंचायत होती, लेकिन वो किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई और वो नहीं हो रही। उसके बाद अब जो 23 फरवरी की यह रखी गई थी, तो आज यह करीब 11 बजे शुरू होने का इसका समय रखा गया है। और इसमें तमाम जो आसपास के जो कस्बों से, आसपास के गांवों से लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, ऐसा आयोजकों का दावा है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अमित, इन दिनों महापंचायतों के जरिए पूरे हरियाणा में किसान नेता पहुंच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा समर्थन मांगा जा रहा है इन महापंचायतों के जरिए आंदोलन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी नजर आ रही है कि जितना अग्रेशन या कहें जितनी आक्रामकता राकेश टिकैत या और किसान नेता इन महापंचायतों में दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका कुछ हद तक नकारात्मक असर भी हुआ है, क्योंकि किसान राकेश टिकैत की बयानबाजी के बाद अपनी फसलों को नष्ट कर रहे हैं। और गुरनाम सिंह चड़ूनी को अब एक वीडियो बनाकर जारी करना पड़ा जिसमें वो खुद अपील कर रहे हैं कि किसान अपनी फसलों को नष्ट ना करें। जी बिल्कुल, किसानों को धरती पुत्र कहा जाता है और जो उपज होती है वो उसका जो एक तमाम जो जीवन है वो संचालित होने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में टिकैत का यह बयान काफी खतरनाक है कि जिसमें उन्होंने फसलों को नष्ट करने की बात कही है। तो अब जो कुछ किसान हैं, भोले वाले किसान हैं, जो उनकी बातों को सुनते हुए कई मामले आए भी हैं ऐसे जहां फसलों को नष्ट कर दिया गया। तो अब यह एक बड़ी समस्या है। हालांकि यह सवाल आज जो पंचायत में किसान नेता पहुंचेंगे उनसे भी किया जाएगा कि इसका जो बयान दिया जा रहा है, इस प्रकार के बयानों की क्या कोई जरूरत है इस आंदोलन में। शांतिपूर्ण जब आंदोलन चल रहा है तो उसे चलाया जाए। इस प्रकार के बयानों से नकारात्मकता फैलती है। और जिस प्रकार की दिल्ली की घटना हुई उसके बाद हालांकि संजीदा हुए थे, लेकिन आक्रामक जरूर अब किसान हुए थे, किसान नेता आक्रामक जरूर हुए। उन्होंने आंदोलन को गति देने के लिए इस प्रकार के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, नए नए बयान दिए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसके लेकर आम जो लोगों में रोष भी है और नकारात्मकता भी इस आंदोलन के प्रति बन रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका मैं तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर आज एक बार फिर से पंचायत में किसान नेता आएंगे और देखते हैं कि कितनी संवेदनशीलता अब उनके बयानों में नजर आती है, क्योंकि अब उनके बयानों का नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें, बड़ी खबर रतिया से। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत आज रतिया में हो रही है। रतिया की अनाज मंडी में किसान महापंचायत होगी। हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना। शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का आज जन्मदिन है। महापंचायत में कई किसान नेता शिरकत करेंगे। तो आज भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के जन्मदिवस पर, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जहां एक तरफ सिरसा में पंचायत हो रही है, वहीं रतिया में भी आज महापंचायत का आयोजन किया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अशोक ग्रोवर हमारे साथ रतिया से जुड़ चुके हैं। अशोक, अगर बात करें आज होने वाली महापंचायत की, क्या जानकारी से लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? किसान मोर्चा जो दिल्ली में आंदोलन कर रहा है, उसके आह्वान पे जो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह है उनका आज जन्मदिन है, उसको लेकर रतिया में आज किसान संघर्ष समिति के बैनर तले एक बड़ी महापंचायत की जा रही है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल और रुलदू सिंह मानस और इसके अलावा कई अन्य किसान नेता हैं। मैं आपको दिखाऊंगा नंदिनी, आप देख सकते हो कि ये पूरा पंडाल आज जो अनाज मंडी में तैयार किया जा रहा है, सफाई का कार्य चल रहा है और पूरी 1:30 बजे के करीब ये मीटिंग शुरू होगी। जी बिल्कुल, 1:30 बजे महापंचायत शुरू होगी। इसके अलावा अगर बात करें महापंचायत में आने वाले लोगों की, तो कितना अनुमान लगाया जा रहा है, कितने लोग आ सकते हैं आज? देखिए, जो किसान नेता उनका कहना है कि हजारों लोग आएंगे और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने डोर टू डोर गांव में भी महिलाओं को ज्यादातर इस पंचायत में निमंत्रण दिया, बुलाया,
और इस पंचायत में महिलाएं भी ज्यादा बड़े स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। नंदिनी, चलिए शुक्रिया आपका अशोक का तमाम जानकारी के लिए। तो रतिया में भी आज महापंचायत होने वाली है और इस महापंचायत के लिए काफी तैयारियां की जा रही हैं। आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कल से शुरू होंगी तीसरी से 5वीं तक की क्लासेस। सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक क्लासेस लगेंगी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो हरियाणा में कल से शुरू होंगी 3 से 5वीं तक की क्लासेस। सुबह 10 से 1:30 बजे तक क्लासेस लगाई जाएंगी। यानी अब प्राइमरी स्कूल्स को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तीसरी से 5वीं तक की क्लासेस भी अब स्कूल में लगेंगी। 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक तीसरी से 5वीं तक की क्लास के बच्चों की क्लासेस स्कूल में लगेंगी। लगातार प्राइवेट स्कूल्स द्वारा मांग की जा रही थी कि स्कूलों को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, जैसा कि पहले सामान्य तौर पर चल रहे थे। कोरोना से पहले वैसी स्थिति बहाल हो। सबसे पहले स्कूलों को 9वीं से 12वीं तक खोला गया और उसके बाद अब धीरे धीरे करके और भी क्लासेस को खोला जा रहा है। और इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर बात करें, शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है अब तीसरी से 5वीं तक की क्लासेस भी स्कूल्स में ही लगेंगी, लेकिन तीसरी से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी उम्र काफी कम है और ऐसे में कोरोना के नियम का वो बच्चे पालन करेंगे। इसे लेकर क्या रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए नंदिनी, जिस प्रकार से हम बात करें कोरोना काल की, तो उसमें एक बहुत पूरा बड़ा लंबा समय था जिसमें स्कूल नहीं लग पाए। ये कह सकते हैं कि पिछले साल का जो सेशन था पूरा का पूरा कोरोना काल में चला गया। लेकिन अब सरकार ने कहीं जाकर के स्कूल खोलने की इजाजत दी है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि जो 6ठी से 12वीं तक स्कूल लग रहे थे उसमें अब लगभग 72% बच्चे आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा अब जिस प्रकार के नए आदेश 1 मार्च से लागू किए जाएंगे कि तीसरी कक्षा से 5वीं तक के छात्र भी पढ़ सकेंगे, तो उनके लिए रोड मैप यही तैयार किया गया कि बच्चे स्कूल में आएंगे तो उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। और इसके अलावा अभी भी डिस्टेंसिंग का कुछ प्रयोग करने की बात कही गई है। और हालांकि वैक्सीन आ चुकी है, इसके बावजूद अब लोग इतने जागरूक भी हो चुके हैं जितने पहले नहीं थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीसरी से 5वीं तक जो 52 लाख विद्यार्थी इस सेशन में बैठेंगे, उनके लिए स्कूलों में तैयारियां कर ली गई है। और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि बच्चों का 1 साल लगभग पूरा शिक्षा के बगैर गुजरा है। और अब सरकार ने जो निर्णय लिया है उसकी कहीं न कहीं जो प्राइवेट स्कूल संघ के जो संचालक हैं उन्होंने भी सराहना की है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से आप देश के और क्षेत्रों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं काफी चिंतित हैं अब इन बच्चों को लेकर कि ये जाएंगे, मास्क पहनेंगे, बच्चे हैं, कैसे समझेंगे मास्क की इंपॉर्टेंस या कैसे समझेंगे सैनिटाइजेशन की इंपॉर्टेंस या सोशल डिस्टेंसिंग को? तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा टास्क होगा इन छोटे बच्चों को मैनेज करना। जी बिल्कुल, ये तो एक बड़ी समस्या ही रहेगी। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जिस प्रकार से कोरोना के मामले समाप्त हो रहे हैं, हिसार में पिछले बहुत समय से कोरोना के नए मामले नहीं आए हैं, इस प्रकार से हरियाणा में भी घटे हैं। तो उसको देखते हुए और ट्रेल के बेस पर शुरुआत में 1 महीने के लिए बताया गया है, जिस प्रकार की जानकारी मिल पाई है कि 1 महीने के लिए स्कूल खोले जा रहे तीसरी से 5वीं तक के। और हो सकता है कि अगर इस 1 महीने के ट्रेल में अगर सही से सब कुछ मैनेज किया गया तो ये स्कूल फिर आगे भी लगते रहेंगे। और अभिभावकों का भी यही रहेगा कि वो स्कूल में बच्चों को खुद छोड़ें या फिर जिस बस से वो जाते हैं तो बस को सैनिटाइज किया जाए। और उसके जो स्कूल संचालक है वो भी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि तीसरी से 5वीं तक के छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हर तरह से संभाल करके, समझा करके, किसी न किसी तरह से हर जरिए से उनको स्कूल में उनकी शिक्षा शुरू की जाए और कोरोना से भी उनको बचाया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो आप रुक कर लेते हैं, इसके बाद एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एक बार फिर से बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम। 2 दिन की राहत के बाद दामों में एक बार फिर से इजाफा। डीजल प्रति लीटर 35 से 38 पैसे तक महंगा। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 34 से 35 पैसे तक बढ़ गई है। दिल्ली मुंबई में पेट्रोल 90 रुपए पार। चेन्नई कोलकाता में भी 90 के पार पेट्रोल की कीमतें।
तो एक बार फिर से बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 2 दिन की राहत के बाद दामों में इजाफा। डीजल प्रति लीटर 35 से 38 पैसे तक महंगा। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 34 से 35 पैसे तक बढ़ गई। दिल्ली मुंबई में पेट्रोल पहुंचा 90 के पार। वहीं चेन्नई कोलकाता में भी पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार पहुंच चुकी है। और हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं रमाकांत, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जाहिर तौर पर अब आम आदमी का कहीं ना कहीं धैर्य टूटता जा रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 15 दिनों से इसी तरीके की खबरें कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आम आदमी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जो उनका जो बजट है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। 2 दिन से उनको राहत मिली थी कि कहीं ना कहीं पेट्रोल और जो डीजल है उस पर नियंत्रण हो चुका है, लेकिन आज फिर से 34-35 पैसे डीजल और पेट्रोल पर बढ़ाकर उन्होंने महंगाई की मार आम लोगों के ऊपर डाल दी है। वो लगातार कहते आ रहे हैं, पहले कोरोना की मार, अब फिर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से उनके व्यापार में कहीं ना कहीं पूरी तरह दिक्कतें आ रही है, और अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उनका आम बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। सूबे के मुख्यमंत्री से जब महंगाई के बारे में पूछा जाता है तो वो संतुष्टिपूर्ण जवाब बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। तो आम जनता वो पूछना चाहती है कि कब तक ये महंगाई निरंतर बढ़ती जाएगी और आम लोगों को कब राहत मिलेगी। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर इस पर कब तक रोक लगेगी और कितने दिन इसी तरीके से 30 से 35 पैसे का हवाला देकर पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, लगातार अभी तक कोई भी एक ऐसा संतुष्टि भरा जवाब किसी ने नहीं दिया है कि ये कब तक बढ़ेगी, और लगातार 30-30 पैसे 35-35 से बढ़कर आप 90 रुपए तक पेट्रोल पहुंच चुका है। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आम लोगों को और भी महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। वैसे ही लोगों की जेब पर पहले ही कटाई, और अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम हो या फिर कुछ और आम गुजरमर्रा की जो भी उनके जो सामान है उस पर महंगाई की मार पड़ना लगभग नंदिनी तय है। और आम लोगों से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, सरकार पूरी तरह फेलियर है, ना तो वो किसान आंदोलन को ठीक से ट्रीट कर पाई है, ना वो महंगाई को ट्रीट कर पाई है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह विफल है। अगर महंगाई हो रही है तो राज्य सरकार को टैक्स घटाकर आम लोगों को राहत देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए आपका।